हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोगों ने थियरी का भाग पढ़ लिया है। स्वप्रेरणकत्व क्या है, स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण क्या है, या इस तरह से जो हमारा फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उससे संबंधित अब कुछ छोटे से न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे, उनको हम लोग कर लेते हैं, जिससे ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल से आज की प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 50 ओम प्रतिरोध, 50 ओम प्रतिरोध, 100 फेरों की एक कुंडली, ये 50 ओम प्रतिरोध तथा 100 फेरों की एक कुंडली 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर लंबवत रखी है। कुंडली को, इसमें दो भाग हैं, 90 अंश पर, फिर दूसरा भाग है 180 अंश पर। 0.1 सेकंड में घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। यदि कुंडली बंद हो, यानी उसके दोनों सिरे जुड़े हुए हों, तो उसमें धारा कितनी बहेगी और इस समय अंतराल में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जो सॉल्यूशन है इसका, इसमें ये हमारी कुंडली है और इस कुंडली का जो हिस्सा है, ये कुंडली है, ये कुंडली का जो क्षेत्रफल है, ये कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा है, वेक्टर, ये कुंडली का क्षेत्रफल उसकी दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, बी की भी ये दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी कुंडली, जो कुंडली है वो इस तरह से है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी। तो कुंडली का जो क्षेत्रफल है उसको अगर हम वेक्टर ले लेते हैं तो उसका जो वेक्टर हुआ वो क्षेत्रफल के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हुआ, तो इसलिए ये बी हुआ, ये यस हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी। अब कुंडली को हमने 90 अंश से घुमाया, कुंडली ऐसे है, ऐसे, और उसको घुमा के ऐसे कर दिया, 90 अंश पर कर दिया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, धारा कितनी होगी और आवेश कितना होगा, एक तो ये ज्ञात करना है। फिर इसी चीज़ को तब ज्ञात करना है जब कुंडली को 180 अंश से घुमा देंगे, कुंडली बिल्कुल उल्टी दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो कुंडली है, ये कुंडली का अगर हम चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं तो उसको, चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह दिखा सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बाहर से अंदर की ओर है, सपोज कर लिया हमने ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी है, अंदर की ओर है, और जो कुंडली है वो इसके लंबवत रखी गई है, ये कुंडली रखी हुई है। तो ये कुंडली का जो लंब है ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हुआ। कुंडली पहले ऐसे है, फिर कुंडली को हमने घुमा करके ऐसे कर दिया, इस कुंडली को घुमाया और ऐसे हो गया। ये कुंडली जो ऐसे है वो कुंडली ऐसे हो गई, क्षेत्र के जो कुंडली का पृष्ठ है वो इस तरह हो गया, यानी इस जो क्षेत्र की दिशा है और कुंडली के लंब की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, और फिर इसको उल्टा घुमा दिया, यानी 180 अंश से घुमा दिया। तो जो हमारी कुंडली है वो, उसको दो तरह से घुमाना है। इसको स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो हमारी कुंडली है, मान लीजिए हमारी ये कुंडली है, मान लीजिए हमारी ये कुंडली है और इस कुंडली को हमने इस तरह से रखी है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो कुंडली का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल की जो दिशा होती है पृष्ठ की,
वो इस दिशा लंबवत होती है, क्षेत्रफल की लंबवत दिशा। यानी ये जो दिया है कि कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 4 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल, उसको वेक्टर लेंगे तो उसकी दिशा ये होगी। और कह रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की के लंबवत ये रखी है लंबवत, तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से है। तो इसका जो पृष्ठ है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी की दिशा दोनों एक है, ये कह रहा है। फिर इसको हमने घुमाया और 90 डिग्री से घुमा दिया। जब 90 डिग्री से घुमा देंगे तो हमारे बी तो इसी दिशा में है, लेकिन इसका लंबे इसके 90 डिग्री पे हो गए। फिर इसको दूसरे सवाल में 180 अंश पे घुमा दिया। ये कहता है ये क्वेश्चन। तो आइए हम लोग करते हैं। हम लोगों को ज्ञात क्या है ये लोग नोट कर लेते हैं। एरिया ए इज गिवन, इसका जो सरफेस है यस की जो वैल्यू है दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसका आर जो कुंडली का प्रतिरोध है वो दिया है 50 ओम। कुंडली में फेरों की संख्या n ये है 1000। जिस क्षेत्र में हमने रखा है B = 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये B का मान दिया है। अब इतनी चीजें हमको दी हुई हैं, ठीक है। तो नंबर 1, इसका नंबर 1 इसमें प्रारंभिक फ्लक्स कितना होगा? प्रारंभिक फ्लक्स φ1, प्रारंभिक फ्लक्स φ1 का मान कितना होगा? हम देख रहे हैं कि दोनों जो कुंडली का लंब है और जो क्षेत्र की दिशा दोनों समानांतर है। कह रहे हैं कि कुंडली को क्षेत्र के लंबवत लटकाया, कुंडली को लंबवत लटकाया तो कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कुंडली के लंबवत दिशा में ही होता है, उसकी दिशा वेक्टर लेते हैं तो ये φ1 बराबर हो जाएगा B.S, यानी हम कह सकते हैं B.S cos थीटा। मान रख दिया, B का मान है 0.4, यस का मान है ये 4 × 10⁻⁻4 और cos थीटा का मान है cos 0 यानी 1। तो φ1 का मान आ गया। φ1 ये आपका बराबर हो जाएगा इसको, इसलिए φ1 = इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका गया 1.6 × 10⁻⁻4 वेबर। ये आ गया आपका प्रारंभिक फ्लक्स। उसके बाद ये नंबर 1 है, नंबर 1 90 डिग्री से इसको घुमा दिया। जब 90 से घुमा देंगे तो φ2 = B, इसी तरह से BS cos 90 यानी
0। और इसीलिए फ्लक्स परिवर्तन की दर अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब ये इसमें 1000 फेरे हैं, वास्तव में ये एक फेरे से संबंधित है। कायदे से तो हम इसको n फेरों से निकालना चाहिए, इसलिए फ्लक्स परिवर्तन की दर, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहां हमें पता है n का मान 1000, डेल्टा फाई का मान पता हुआ, यह है φ2 यानी 0 माइनस φ1 इज दिस 1.6 × 10⁻⁻⁴ अपान 0.1। टी का मान है 0.1 सेकंड। यहाँ लिख देते हैं डेल्टा टी = 0.1 सेकंड। इसलिए आ गया आपका, ये माइनस है, ये ज़्यादा है, और तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, आया 1000 × 1.6। 1.6 का ये पॉइंट हट जाएगा, 16 हो जाएगा, 10⁻⁻⁴। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया आपका। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E = 1 2 3 कट गया, तो आ गया 1.6 वोल्ट। यह हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, फिर इसी में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा धारा बराबर E/R। 1.6/50। इसको माइक्रो एम्पियर कह सकते हैं, मिली एम्पियर, ये होगा मिली एम्पियर। 10⁻³ आएगा, ये आएगा 32 × 10⁻³ एम्पियर बराबर 32 मिली एम्पियर। इसके अंदर प्रेरित धारा हो गई, प्रेरित धारा, और उसके बाद फिर प्रवाहित आवेश। आवेश प्रवाहित आवेश Q बराबर धारा गुणे समय, यानी 32 × 10⁻³ एम्पियर × डेल्टा टी
डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकंड, इतना कूलम्ब आया। ये हो गया 3.2 into 10 to the power minus 3 coulomb. This is the चार्ज। कितना प्रवाही सा आवेश होगा उस कुंडली में, ये है, जबकि 90 डिग्री से हमने उसको घुमाया। अब इसी को अगर हमने 180 पर घुमाया, क्वेश्चन यही है, ये सारी चीज़ें हमको यही ज्ञात करनी है, लेकिन अब हमें 180 पर घुमाना है। सेम थिंग, दूसरा नंबर, इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है। प्रारंभिक, वैसा ही प्रारंभिक फ्लक्स φ1, ये तो पहला ही जैसा ही है, φ1 ये बराबर हुआ बी यस कास 0 इज इक्वल टू बी इक्वल टू 0.4, यस इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power minus 4 एंड कास 0 इक्वल टू 1। तो φ1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 4 वेबर। अब ये इसका प्रारंभिक है, जब कुंडली को क्षेत्र के लंबवत लटकाया है। इसका मतलब कुंडली के क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में है। ध्यान रखेंगे, कुंडली का क्षेत्र ये हुआ और ये क्षेत्र के लंबवत है, तो इसको अगर वेक्टर लेते हैं तो इसका वेक्टर इसका लंबवत माना जाता है, तो इसका वेक्टर इस कुंडली का ये होगा। क्षेत्र और वेक्टर दोनों एक दिशा में है, इसलिए उनके बीच कोण 0 होगा। अब घुमाया हमने 180 अंश से, 180 अंश घुमाने पर फ्लक्स φ2 बी यस कास 180 ये बराबर आया 0.4 इंटू 4 इंटू 10 to the power minus 4 और कास 180 इक्वल टू -1। दिस इज इक्वल टू ये हो गया बाद का फ्लक्स 180 घुमाने पर। अब ये पूछा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक में निकालने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर आप जानते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। -1000, फिर उसके बाद डेल्टा फाई, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी ये बराबर हुआ 1000 φ2 दिस माइनस 1.6 10 टू दी पावर -4, फिर माइनस दिस 1.6 10 टू दी पावर -4 अपान 0.1। ये जुड़ जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ के माइनस आएगा, ये माइनस से कट जाएगा तो प्लस आएगा। ये हुआ, इसका दशमलव अगर हटा दें, चलिए बाद में हटाते हैं, तो ये आपका बराबर हुआ 1000 इंटू 1.6, 1.6 इसको टू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपान 0.1, और इसलिए ये बराबर हुआ, दशमलव दोनों के हट गए, दिस इज 32, और ये हुआ इंटू 10 टू दी पावर -1, ये दशमलव हटा तो 32 आया, और ये 10 टू दी पावर -4 है, 10 टू पावर 3 है, कट गया तो 10 टू पावर -1 बचा, इसलिए ये बराबर हो गया 3.2 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हमको निकालना यह है कि अगर वो बंद परपथ हो तो धारा कितनी बहेगी। यदि परपथ बंद है तो धारा बंद परपथ में धारा के लिए हम जानते हैं धारा बराबर E प्रेरित धारा I E अपान R। E का मान है 3.2 वोल्ट हियर, और R का मान है 50, तो हुआ 3.2 अपान 50, ये आ जाएगा 10 से भाग दिया तो ये आ गया 0.32 अपान 5 बराबर 0.0, इसलिए I इक्वल टू 64 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, दैट इज 64 और इसलिए चार्ज, प्रेरित चार्ज, जितना चार्ज बहा, प्रवाहित चार्ज, प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। I इक्वल टू 64 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, और डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकंड दिया है, इसलिए ये आ जाएगा
Q इक्वल टू आई डेल्टा टी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 6.4 इंटू 10⁻³ कूलम। ये कितना चार्ज प्रवाहित हुआ? यह है प्रवाहित चार्ज। यहां पर एक क्वेश्चन है, चित्र में ये चित्र बना हुआ है, ये विद्युतीय क्षेत्र है आपका B, और ये B का ये मान दिया हुआ है, ये अंदर की ओर है, इस क्षेत्र, इस जो पृष्ठ है इससे अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर जा रहा है, ये वृत्त है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इसमें बंद परपथ है 10 ओम का। पूछा है कि 3 सेकंड पर इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, इसके अंदर बहने वाली धारा कितनी होगी और उस धारा की दिशा कितनी होगी। अब देखिए ये तो स्पष्ट है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसे पता? क्योंकि बी टी पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर नहीं है, वो गिनती होती टी ना होता तो स्थिर रहता, तो फ्लक्स में परिवर्तन न होता, और फ्लक्स में परिवर्तन न होता तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी पैदा न होता। जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, धारा पैदा होगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये समय पर निर्भर है, टी पर निर्भर है। तो जब टी पर निर्भर है तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, और वो निकालना भी हमको है कब? t बराबर 3 सेकंड पर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ये हुआ, रख दिया फाई का मीनिंग, ये हुआ ये दिया हुआ बी का मान दिया है, ये फाई बी का नहीं, फाई बी, ये फ्लक्स का है फाई बी। तो इसलिए ये हुआ फाई बी, ये 60² प्लस 70 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 60² का हुआ 12t, 70 का हुआ 7 और 1 का हुआ 0। अगर इसका हमने मान रखा, ई परिमाण रखा, माइनस तो दिशा बताता है, तो इसका अगर मान केवल रखें तो यह आ जाएगा आपका 12t प्लस 7 मान है ये, ई का कितना मान होगा। और इसलिए t बराबर 3 सेकंड पर E बराबर 12 और t का मान 3 दिया है, क्या हो गया 36 प्लस 7 इक्वल टू 43 वोल्ट। यही है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो पैदा होगा। ध्यान रखेंगे ये इसका मान है चिन्ह सहित, और ये इसका ये परिमाण है, एक तरह से कहिए ये ई का परिमाण है, निकाला है हमने, इसकी वैल्यू निकाली है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मान कितना होगा।
तो पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। धारा कितनी होगी? प्रेरित धारा I बराबर E बटा R। ये R का मान दिया है, धारा इससे होके जाएगी 10 ओम से, तो हुआ 43 बटा 10 बराबर 4.3 एम्पियर। ये इसके अंदर बहने वाली धारा है। अब ये पूछा इसकी दिशा क्या होगी। यहां पर आप ध्यान से देखें, जो हमारा फ्लक्स है ये समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। t बराबर 0 पर तो ये 1 रहेगा, t बराबर 2 पर फिर और हो जाएगा, t बराबर 3 पर और हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ता जा रहा है, यानी फ्लक्स समय के साथ बढ़ रहा है। इसलिए उसके कारण जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा या जो भी धारा पैदा होगी वो उस कारण का विरोध करेगी, अर्थात इसके फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी। फ्लक्स को नहीं बढ़ने देगी, ये फ्लक्स अंदर की ओर है, इसलिए इसका मान बढ़े ना तो इसके कारण जो फ्लक्स पैदा हो वो बाहर की ओर हो। ठीक है, बाहर की ओर फ्लक्स अगर पैदा होगा इसका मतलब इसका नॉर्थ इधर होगा, साउथ इसका अंदर होगा। जब नॉर्थ इस तरफ होगा तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा है इस एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, धारा वामावर्त बहेगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि चूंकि फ्लक्स बढ़ने से धारा पैदा होती है, अतः फ्लक्स वृद्धि का विरोध करेगी। फ्लक्स वृद्धि अंदर की ओर है, इसलिए प्रेरित धारा के कारण फ्लक्स बाहर की ओर होगा, अतः फ्लक्स वृद्धि का विरोध करेगी। इसलिए प्रेरित धारा का फ्लक्स पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर होगी तो जो ये धारा जा रही है ये पृष्ठ यानी जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है इसका मान अंदर की ओर बढ़ रहा है, उसका मान न बढ़े इसका मतलब बाहर की ओर हमारा जो प्रेरित धारा है उसके कारण फ्लक्स पैदा हो। अब बाहर की ओर जब पैदा होगा तो धारा इस दिशा में बहेगी, अर्थात धारा वामावर्त बहेगी, धारा वामावर्त बहेगी। अतः प्रेरित धारा वामावर्त होगी। वामावर्त होगी, जब ये वामावर्त धारा होगी तो इस तरफ नॉर्थ बनेगा, अंदर साउथ बनेगा और साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लक्स चलता है। अंदर कुशी कुंडली के अंदर या चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, तो अंदर साउथ रहेगा बाहर नॉर्थ है। इसको नॉर्थ होने के लिए, इस पृष्ठ को नॉर्थ होने के लिए धारा इसमें इस दिशा में होना चाहिए। वामावर्त, ये वामावर्त है
ये वामावर्त है, इस दिशा में होगा। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में वामावर्त, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया कि इसमें कितनी धारा पैदा होगी और धारा की दिशा क्या होगी। किसी कुंडली में धारा 2 × 10⁻² सेकंड में 8 एम्पियर से घट करके 0 हो जाती है। कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तन होगा। किसी भी कुंडली में अगर धारा बदल जाए तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, वो धारा के कारण वो बदल जाएगा। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा होगा, वो 5 वोल्ट है। तो उस कुंडली का प्रेरकत्व कितना है? 100 प्रेरकत्व, यानी 1 एम्पियर पर सेकंड का अगर धारा परिवर्तन हो तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा, ये पूछ रहा है। 100 प्रेरकत्व। प्रेरित विद्युत वाहक बल E = L/dI/dt, ये इसका मान है, इसकी वैल्यू है। हमने इसकी वैल्यू रखी। हमने यहाँ पर चाहे तो ऑपरेंड रखें चाहे ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रख भी सकते हैं। -L/dI/dt। E का मान दिया 5 वोल्ट, L का मान निकालना है, और DI 8 एम्पियर से 0 हो जाता है। तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाया, और कितने समय में हो जाता है? 2 × 10⁻² सेकंड। ये दिया है, ये वैल्यू हमको दी है। हमको यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि जो I1 है वो बराबर 8 एम्पियर दिया, I2 बराबर 0 एम्पियर, और इसलिए ΔT या dt जो भी है वो बराबर दिया है 2 × 10⁻² सेकंड। ये दिया हुआ है। तो I2 - I1 0 - 8, ये हुआ आपका L। ये 0 में से -8 गए तो -8 रहेगा, माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया +8/2 × 10⁻²। ये कट जाएगा 4, और इसलिए L बराबर ये ऊपर हुआ 5, नीचे 4 आ जाएगा, और 10⁻² ऊपर चला जाएगा। ये आया 4 × 1 = 4, इसलिए कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का स्वप्रेरकत्व L, ये निकाला, ये बराबर हुआ। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, एकदम -2 है। अब हम यदि इसका 1 दशमलव और हटा दें तो ये आपका हो जाएगा 12.5 × 10⁻³ हेनरी, जिसको हम कह सकते हैं 12.5 मिली हेनरी।
12.5 मिली हेनरी। ये हो गया इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। बस ऐसा ही एक और छोटा सवाल हम लोग करते। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि ये पर्पथ दिया हुआ है, कोई नेटवर्क है छोटा सा, उसका एक हिस्सा है, एक रेजिस्टेंस है जो 5 ओम का है, ये बैटरी जुड़ी हुई है जो 15 वोल्ट की है, और ये कॉइल जुड़ी हुई है जो 5 मिली हेनरी की कॉइल है। इसके और इसके बीच में कितना विभवांतर है ये निकालना। VB माइनस VA के बीच का हमको विभवांतर ज्ञात करना है। अब इसका विभवांतर ज्ञात होने के लिए कुछ और शर्तें दी कि किसी समय t पर 2 एम्पीयर की धारा इसके अंदर बहती है। धारा निश्चित रूप से इधर को जा रही, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, क्योंकि बैटरी का प्लस ये है तो धारा इधर को जाएगी। 10 की घात 3 एम्पीयर पर सेकंड की दर से धारा का मान घट रहा है। di/dt का ये मान दिया हुआ है। तो BB माइनस VA का मान ज्ञात करना, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर कितना होगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहां से चलते इस A बिंदु से हम प्रारंभ करते। यहाँ का विभव है VA, इसका विभव। फिर आगे चले तो धारा इधर को जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये आपका हो गया V = IR, यह हो गया IR। चूंकि इधर से इधर को जा रही है, जब ये धारा के चलने की दिशा में होता है तो ये निगेटिव रहता है, -IR। फिर ये बैटरी लगी है, उसका धन ये है, बैटरी के अंदर जाते हैं जो ऋण से धन की ओर जाते हैं तो धनात्मक रहता है। तो यह हो गया आपका V या E। और फिर ये हो गया -LdI/dt। और फिर उसके बाद ये अंतिम है, ये सबसे बाद में आएगा VB। तो यहाँ पर पोटेंशियल B है, इसमें से इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर इतना पोटेंशियल और हुआ, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जो बचा वो तो हो BB के बराबर होगा, यानी अंतिम पोटेंशियल हमको ये मिला। जैसे उदाहरण के तौर पर इसके बीच का पोटेंशियल ये 0 हो और ये मान लीजिए यानी 10 हो, तो 2 का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ तो 10 से 2 घट गया तो 8 हो गया। 5 यहाँ हो गया तो फिर 8 में से 5 चले गए 3 हो गया। 1 का यहाँ हो गया तो वो घटा दिया, तो जो बचा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो वैसे ही इसको निकाल दिया। ये पोटेंशियल A का है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का है, ये पोटेंशियल इन दोनों प्लेटों के बीच का, और इसके इंड्यूस्ड जो धारा प्रेरित पोटेंशियल मिला वो ये है। और इसलिए ये सब जब इसमें से घट जाएंगे तो जो बचेगा वो यहाँ पहुँच जाएंगे। आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं। VA को तो रहने दें, क्योंकि VA को तो हमको यूज़ करना है, अंतर निकालना। -I का मान दिया है, किसी क्षण पर धारा 2 एम्पीयर है, और R का मान 5 दिया है। E का मान 15 है। LdI/dt का मान, L का मान है 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, और DI/dt ये दिया है 10⁻³ एम्पीयर पर सेकंड की दर से घट रही है। ये बराबर आ गया VB। ये यहाँ कट जाएगा तो आपका आ गया VA -10 + 15 -5 = VB। और इसीलिए इस BA को उधर ले जाएंगे, तो इसलिए VB - VA, इसका मान आ गया ये -10 और -5 = 15।
-10 और -5 15 और 15 20, यानी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ गिनती में को, ये यहाँ पर 20 है, 20, दिस इज 20, वेरी सॉरी, ये 20 वोल्ट दिया है। तो ये हो गया 15 और दिस कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। तो ये हुआ इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 20 दिया हुआ था और इसीलिए यहाँ पर 20 रखेंगे तो ये 5 वोल्ट आया। अगर यहाँ 15 रखेंगे 0 हो जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन में वो 20 दिया हुआ है। तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए जो इस चैप्टर में हम लोगों को करने थे। इससे कुछ आइडिया हम लोगों को आ गया कि इसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। और विशेष प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स होंगे और होंगे वो हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।